हेलो दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी 26 पे। और जहाँ की इंडियन हिस्ट्री जो हम लोग बात कर रहे थे एंसेंट इंडिया की, उसमें हमने सामाजिक स्थिति हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर ली। और उसी कड़ी में अब आगे का जो टॉपिक है उसमें है आर्थिक स्थिति। इस समय की मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो आर्थिक स्थिति में हम लोग को पढ़ना क्या है, सबसे पहले उस पर बात कर लेंगे और फिर उससे संबंधित जो भी फैक्ट होगा या कंसेप्ट होगा उन पे भी बातें होंगी। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसमें पढ़ना हम लोग को क्या है। तो सबसे पहले देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आर्थिक स्थिति कोई भी दौर का होगा तो उसमें कृषि सबसे महत्व रखता होगा। सर्वाधिक महत्व की चीज़ें आर्थिक स्थिति में कृषि की रही होंगी। तो कृषि सबसे पहले इस दौर में भी सबसे महत्वपूर्ण रहा था, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति में, हम लोग उसकी चर्चा पहले कर लें। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कृषि इस काल की क्या थी, कृषि व्यवस्था, उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा इसमें पशुपालन, तीसरी इसमें जो व्यवस्था है कृषि, पशुपालन, फिर उद्योग धंधे कौन कौन से थे, चौथी इसमें है व्यापार। इसमें दो तरह के व्यापार होते थे इस दौर में, तो उसको दोनों को देखेंगे हम लोग। एक होता था आंतरिक व्यापार और दूसरा होता था बाह्य व्यापार। तो इन दोनों पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो यानी इसमें आर्थिक स्थिति में हम लोग को मुख्यतः ये सभी पॉइंट को देखने होंगे और इसमें फिर डीप भी है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसकी कृषि व्यवस्था को देख लेते हैं कि इस दौर में कृषि आखिर किस प्रकार का था। और अभी से भी उसको कंपेयर कीजिएगा तो आखिर आज के दौर में क्या क्या उसमें परिवर्तन है उसको हम लोग देख पाएंगे इसी कड़ी से। तो चलिए कृषि भी हम लोग देख लें। तो कृषि, तो देखिए कृषि के लिए सामान्यतः आज के भी आप जो देखिएगा, अगर गांव से आप लोग होंगे या नहीं भी होंगे तो आपको पता होगा कि कृषि के लिए महत्वपूर्ण जो फैक्टर है उसमें जो है, सबसे पहले देखिए कृषि जो की जाती है वो मिट्टी पे की जाती है। तो उसमें कौन कौन सी मिट्टी होती है वो सबसे महत्व की चीज़ है। फिर पर्यावरण का उसमें उतना ही महत्व होता है, क्योंकि पर्यावरण अगर कृषि लायक नहीं हो तो फिर कृषि की नहीं जा सकती। तो उसके लिए पर्यावरण का भी बहुत महत्व है। तो कृषि के लिए सबसे पहला चीज़ है जो मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, अनुकूल पर्यावरण का वातावरण होना चाहिए। तीसरी चीज़ उसमें क्या है कि फिर उसमें जो कृषि के लिए है उसमें जुताई की जाती है, या उसको कहते हैं कि आज जैसे ट्रैक्टर से किया जाता है, पहले किस तरह से आज भी हल बैल का प्रयोग किया जाता है, तो उस समय हल बैल का प्रयोग होता था, उसका भी प्रमाण मिला है। तो वो है कि आखिर उसमें किस तरह से की जाती थी। और तीसरी चीज़ है कि अब बुआई मतलब फसल को जो बोया जाता था उसको किस तरह से बोया जाता था, या कौन कौन से फसल बोए जाते थे, उस समय के प्रमुख फसल कौन कौन से थे उसको जानना होगा। और इसी क्रम में फिर उसमें सिंचाई, जैसे कि फसल बढ़ने लगता है तो हम लोग देखते हैं आज भी हमारे जो कृषक लोग हैं, कृषक समुदाय है, उसमें खेती जो करते हैं वो लोग, तो उसमें फिर सिंचाई की जाती है बुआई के बाद। तो सिंचाई की व्यवस्था क्या थी और फिर उर्वरक के रूप में वो लोग क्या प्रयोग करते थे। और फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर जब फसल पक जाता था तो उसको काटा कैसे जाता था, उसके लिए कौन कौन से टूल्स का यूज होता था। और फिर अनाज जब मतलब फसल को अच्छे से तैयार करके अलग कर लिया जाता था तो अनाज को रखने के लिए क्या व्यवस्था था। तो ये कृषि के अंतर्गत इतना सारा पॉइंट को आपको देखना होगा, क्योंकि अगर आप मेंस के लिए तैयारी करते हैं तो आपको ये सारी ही बातें याद रखनी है और फैक्ट भी इसमें, तो पीटी के लिए भी ये महत्व का चीज़ हो जाता है। तो चलिए इसमें आखिर हम लोग को कृषि में ही आखिर कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है तो उस पर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लें, क्योंकि वह भी बड़ा महत्व का है। तो कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है तो उसको पहले हम लोग, तो सबसे पहले देखिए कृषि के लिए मिट्टी, तो मिट्टी भी महत्व की चीज़ है। किसी भी दौर में जब जिस जगह पे खेती की जाती है उसके लिए मिट्टी का
अच्छा होना जरूरी है। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी होगी तो उसमें अधिक उत्पादन होगा, और अगर बंजर भूमि है तो वहाँ पे कृषि अच्छे से नहीं हो सकती है। तो इसीलिए मिट्टी का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है कृषि के लिए। तो इस दौर की बात अब करें तो इस समय भी पहाड़ भी है और जलोढ़ मिट्टी भी था उस दौर में। चूंकि आप देखिएगा इस सभ्यता के जितने भी क्षेत्र हैं लगभग सभी के सभी किसी न किसी नदी घाटी के ही निकट है या नदियों के किनारे ही है। तो नदी के किनारे जो भी क्षेत्र होता है, आपको पता होगा कि उस क्षेत्र में नदियों के द्वारा बहा कर लाया गया जो मिट्टी होता है वो बहुत ही उपजाऊ होता है। और वो सारे, जैसे कि ये सिंधु नदी है तो सिंधु के जितने भी किनारे के क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्र में वो जो मिट्टी आके होता था, जो ये नदी द्वारा लाके उसको फैला दिया जाता था, ये काफ़ी उपजाऊ होते थे और इस क्षेत्र में खेती की जाती थी। तो इस दौर में भी वही है, मिट्टी सब तरह के थे, इसमें जलोढ़ भी था, पर्वतीय क्षेत्र भी थे, पर्वतीय क्षेत्र में भी इसके क्षेत्र हैं और पठारीय क्षेत्र भी है, मतलब सब मिला जुला था। तो मिट्टी जो है वो कृषि के अनुकूल था, ये आपको ध्यान में रखना। तो मिट्टी का यही है मेन रूप से। और फिर देखिए पर्यावरण के बारे में इतिहासकार कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसका पर्यावरण कैसा था ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि पर्यावरण की आप जब इसके पतन की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पर्यावरण के बारे में बहुत सी बातें हैं। जैसे कि वहाँ पे बाढ़ निरंतर आता था, भूकंप की बातें हो जाती है, फिर वहाँ पे कहा जाता है कि सूखा पड़ने से भी इसका पतन हुआ। तो बहुत सी बातें, इसके विषय में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो कृषि में देखिए मेन जो फैक्टर होता है, पहले तो मिट्टी उसके लिए अनुकूल होना चाहिए, दूसरा पर्यावरण अच्छा हो, या नहीं तो आप कह सकते हैं कि पर्यावरण कृषि योग्य हो या कृषि के अनुकूल हो। तो ये दोनों ही, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, एक अनुमान लगाया जाता है कि अगर खेती होता था तो पर्यावरण ठीक ठाक रहा होगा। तो पर्यावरण और मिट्टी के बारे में तो यहाँ पे अच्छी मिट्टी थी, और इसके बारे में आपको यही याद रखना कि जलोढ़ मिट्टी थी, नदियों के किनारे अधिकांशतः इसके स्थल थे, तो वहाँ पे जितनी भी मिट्टी थी वो उपजाऊ होती थी और वहाँ पे खेती किया जाता था, पर्यावरण भी अनुकूल था। अब आइए कि इन सभी चीज़ों के बाद जो होता है इसका मेन फैक्टर जो होता है कि आखिर जब कृषि किया जाता था तो अब देखिए पर्यावरण हो गया, मिट्टी हो गया, तो अब देखिए खेती करने के लिए सबसे और जो मेन फैक्टर होता है उसमें मेन फैक्टर होता है कि आखिर अब खेती जो किया जाएगा उस पर जुताई किस तरह से होता था, या जोतने का उस समय व्यवस्था था या नहीं था। देखिए हड़प्पा से होता है कि जितने भी एरियाज हैं उन सभी क्षेत्र में आप देखिएगा वो नदी के किनारे होने की वजह से जितनी भी मिट्टी आती थी बाढ़ के सहारे, तो वो बड़ा ही आसानी से जोता जा सकता था। तो और इसके प्रमाण भी मिले, देखिए टेरिकोटा के हल के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें जुताई के जो औजार थे उस पर अब देखिएगा तो उसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि आखिर कहाँ से क्या क्या प्रमाण मिला है। तो वो महत्व का होता है कृषि के लिए, देखिए जुताई होना ही चाहिए, और जब तक जुताई नहीं होगा तो फसल का बुआई नहीं हो सकता है। तो इसके लिए भी वही है, बस आज के दौर का जो भी चीज़ देखते हैं वो उस समय भी था, बस उसमें जो मतलब आपके पास जो एविडेंस है उसको हम लोग को देखना है और समझना है। तो देखिए जुताई के लिए उस दौर में क्या व्यवस्था था, तो जुताई के लिए आप ध्यान रखिएगा। अब उस समय भी हम मतलब इतिहासकार का मानना है कि जुताई भी हल के द्वारा किया जाता होगा, चूंकि वहां से दो स्थल है, जैसे कि बहावलपुर एक है, बहावलपुर और दूसरा स्थल है बहावलपुर और दूसरा स्थल है मनावली। ये दो स्थल हैं। इन दोनों स्थलों से आपको ये याद रखना है कि इन दोनों ही जगह से प्रमाण मिले हैं क्या चीज के, तो यहां से टेरिकोटा का हल मिला है, टेरिकोटा का हल मिला है। यानी टेरिकोटा का मतलब यहाँ पे हो गया पक्की मिट्टी का बना हल, मतलब मिट्टी का बना हल ही है और उसको पका दिया जाता है, तो वही पक्की मिट्टी का बना हल मिला है, यहाँ से प्रमाण मिला है। तो ये दोनों ही क्षेत्र हैं, बहावलपुर और बनावली, ये दोनों ही जगह से इसका प्रमाण मिला है। तो ये आपके लिए फैक्ट के लिए ये तो हो गया कि आखिर जो होता होगा हल से ही जुताई होती है। अब जुताई के भी प्रमाण मिले आपको, हम पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल जो बताए थे, यानी हड़प्पा जो परिपक्व हड़प्पा है उससे पहले के जो स्थल थे उसमें कालीबंगा की हम चर्चा किए थे। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, हम इसके विषय में आपको बताए थे कि यहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है।
कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। तो ये तो पूर्व हड़प्पा स्थल था, हड़प्पाई स्थल था, लेकिन इस दौर के एक और स्थल है सोरतुघई। सोरतुघई ये अफगानिस्तान में आपका पड़ता है। अफगानिस्तान का स्थल है जो कि हड़प्पाई स्थल है, यहाँ से भी जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। तो आप इसको याद रखिएगा, कालीबंगा तो याद रहता ही है लोग को, लेकिन दोनों को याद रखिएगा, कालीबंगा और सोरतुघई ये दोनों ही स्थल है, हड़प्पाई स्थल है। ये हड़प्पा पूर्व के स्थल है। हड़प्पा काल में अगर आपसे पूछे तो सोरतुघई, और अगर आपको पूछे कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला, अगर सोरतुघई नहीं है तो कालीबंगा आप मारिएगा। तो आपको दोनों ही याद रखना है। तो कालीबंगा और सोरतुघई ये दोनों ही जगह हैं जहाँ से जुताई के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। यानी इस दौर में भी जुताई किया जाता होगा, यह स्पष्ट हो गया। कृषि के लिए इस दौर में भी जोता जाता था। अब आइए, आखिर इसमें कौन कौन से अनाज यानी फसल लगाए जाते थे, कौन कौन से फसल को उगाया जाता था, वो अभी अब हम लोग देख लें। तो फसल की अगर बात करें हम, तो इस समय भी फसल जौ है, धान का भी प्रमाण मिला है, सरसों है, और उसके बाद आप देखिए कपास। ये लोग पहली बार कपास की खेती कर रहे थे, इसीलिए इनके लिए सिंगल शब्द का यूज भी किया जाता था, वह भी आप देखिएगा। फिर और भी बहुत से हैं, जैसे कि नींबू है, अदरक है, ये सारी फसलें इस दौर में भी उगाई जाती थी। तो कृषि में ही आप देखिएगा अगला जो पॉइंट होता है कि आखिर कौन कौन सी फसल, तो फसल के बिंदु पर आप देखिए, फसल तो हम बताएंगे आपको, सब ये सारे फसल थे जिनका प्रयोग होता था या इन सभी चीज का किया जाता था। लेकिन अब दो फैक्ट और, अब सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि कौन कौन से, जैसे कि आप देखिए चावल की खेती का प्रमाण ये रंगपुर और लोथल से मिला है। यहाँ से चावल की भूसी मिली है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे चावल की खेती होती होगी। फिर देखिए तरबूज के बीज का प्रमाण जो मिला है वो आपका हड़प्पा से मिला है। तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ इस दौर में तरबूज की भी खेती होती होगी। तीसरी चीज है गेहूं का प्रमाण तो बहुत जगह से मिला है, इसीलिए आप मेहरगढ़ लिख लें, मेहरगढ़ है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा, ये सारे क्षेत्र जो है यहाँ से गेहूं की खेती की जाती थी, इसका प्रमाण है। फिर जौ का भी प्रमाण मिला है सभी जगह से, लेकिन सबसे अच्छा क्वालिटी का कोटी का जौ, सबसे अच्छे क्वालिटी का जौ बनावली से मिला है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि आखिर कौन कौन से हैं। उसके बाद आप देख लीजिए फसल में ही, हाँ, कालीबंगा से भी आप देखिएगा सरसों और चना, कालीबंगा से, और यहाँ से दोनों की खेती एक साथ किए जाने का, एक ही साथ रोपे जाने का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी और इसमें बहुत सी चीजें हैं, याद नहीं भी रखें तो होगा, लेकिन एक चीज और, कपास मेहरगढ़, कपास की खेती का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। तो देखिए मेहरगढ़ भी पाकिस्तान में ही है। तो कपास देखिए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपास की खेती उन्हें विश्व में शुरू की गई। तो कपास की खेती का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। चावल भी याद रखिए, और इसके अलावा भी तिल होता था, ये सब। उसके बाद ये आप देखिएगा कि नींबू की खेती की जाती थी। तो ये सारे और भी जो है फसल वो उगाए जाते थे, इन सबों को याद रखना है। अब देखिए फसल में तो ये सारी चीज़ें हो गई कि ये चीज़ उगाए जाते थे। अब देखिए एक दो और भी नोट करके आप लिख लें कि लोथल से एक बीज यंत्र का जो है उसमें एक मुहर पे दिखाया गया है कि एक व्यक्ति जो है वो
बीज को गिरा रहा है उसका प्रमाण मिला है, वो लोथल से, लोथल की एक मुहर पे है जो बना हुआ है। और दूसरा हड़प्पा में भी एक जो है एक व्यक्ति को बीज छिड़कते हुए दिखाया गया बर्तन पर, तो ये दोनों ही लिखिएगा। तो लोथल, यहाँ से एक मुहर मिला है, मुहर पर बीज छिड़कते व्यक्ति को दिखाया गया है, ये हो गया आपका लोथल से। और दूसरा हड़प्पा से भी आप याद रखें, एक बर्तन पर एक व्यक्ति को बीज छिड़कता दिखाया गया है। दिखाया गया, देखिए वो तो पूरा तात्विक जो चीज था वो भी मिला, और इसके दो एविडेंस दो जगह भी हैं, कहाँ से, वहाँ से भी मिले हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कृषि का ही फैक्ट है और फैक्टर है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और जो भी इसमें पढ़िएगा वो अभी से रिलेट कीजिएगा तो आसानी से आपको याद होता चला जाएगा। आज भी ऐसे ही है कुछ, आज भी बीज यंत्र हैं जिसका प्रयोग किया जाता है बीज को बोने में, तो वो भी आप देखिएगा। बस इसमें यही याद रखना है कि कहाँ से मिला है और किस चीज़ पे है, तो ये आप याद रखिएगा, लोथल से मुहर पे और बर्तन पे जो है हड़प्पा पे, तो ये दोनों याद आपको रह जाएंगे। और बाकी जो फसलें हैं लगभग आज की कुछ चीज़ें नहीं भी हैं, तो वो सारी फसल होती थी उस दौर में। फसल के बाद आपको दिखिएगा कि मेन चीज़ जो हो जाता है कि सिंचाई आखिर किस तरह से होता था। तो सिंचाई के बारे में भी बहुत सी बातें हैं और वहाँ से कुछ फैक्ट भी हैं, उस दोनों को समझना होगा कि आखिर देखिए सिंचाई से संबंधित पहली बात ये समझिए कि सिंचाई उस समय भी लगभग ऐसे ही थी जो आज के दौर में है, लेकिन उस समय कोई मशीन वगैरह का प्रयोग नहीं होता था। उस समय भी नदियों के सहारे ही सिंचाई होती थी या नहरों के सहारे, कुओं का प्रयोग किया जाता होगा सिंचाई के लिए, या फिर नदियों से आने वाले बाढ़ के जो पानी होते थे वो क्षेत्र में मतलब फसल लगे खेतों में चले जाते होंगे और उससे भी सिंचाई होता होगा। और तीसरी बात ये भी है कि कुछ ऐसे भी थे नदियों के किनारे, कुछ ऐसे जो क्षेत्र हैं नदी के बगल अगल बगल में, वहाँ पे गड्ढे बनाए हुए थे और जब बाढ़ आती थी गड्ढों में पानी इकट्ठा हो जाता था और उसका प्रयोग वो बाद में जब बाढ़ उतर जाती थी और मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता होगा यानी सिंचाई की और मतलब जब ज़रूरत होती होगी फसलों को तो उसी गड्ढों के पानी का प्रयोग वे सिंचाई के लिए करते होंगे। तो ये सारे प्रमाण वहाँ से मिले हैं, तो ये सारी सिंचाई की व्यवस्था थी। लेकिन एक दो चीज़ हम लोग को फैक्ट के रूप में ये याद रखना है कि कहाँ से नहर का और सिंचाई के लिए नहर का प्रमाण मिला है, तो वो कहाँ से मिला है, बस यही है जो अपवाद के रूप में है, उसी को ध्यान में रखना है। तो सिंचाई में आप लिखें तो सबसे पहले सोरतुघई ये अफगानिस्तान में है, से सोरतुघई से जो अफगानिस्तान में है वहाँ से सिंचाई के लिए नहर का प्रमाण मिला है, तो इसको याद रखिएगा। और फिर देखिए एक और जगह है दूसरा, वहाँ से भी सिंचाई के लिए मालवण, ये दोनों ही क्षेत्र हैं जहाँ से सिंचाई के लिए नहर का प्रमाण मिला है। देखिए ऐसे तो धोलावीरा से भी नहर के प्रमाण या वहाँ पे भी मिले हैं, लेकिन वो सिंचाई के लिए नहीं था, तो इसीलिए ये दोनों ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। और बाकी सिंचाई की व्यवस्था जो है वो हमने आपको बताया कि नदियों में जब बाढ़ आती थी उससे भी सिंचाई होता था। दूसरी बात जब बाढ़ उतर जाता था या बाढ़ के आने के समय लोग नदियों के अगल बगल में गड्ढे कर देते थे और बाढ़ जब उतरता था उन गड्ढों में जो पानी इकट्ठा होता था उसी से वो सिंचाई करते थे। और फिर नहरों की व्यवस्था भी रही होंगी उस दौर, कुछ इसके लिए प्रमाणिक तौर पर कहना तो मुश्किल है, तो लेकिन जो भी ये प्रमाण है उसको आप याद रखिएगा कि हाँ ये सिंचाई के क्षेत्र रहे होंगे और इस तरह से सिंचाई इस दौर में किया जाता होगा। तो ये फैक्ट के रूप में आप याद रखें इसको।
सिंचाई के बाद हो जाता है कि आखिर फसल जब, देखिए सिंचाई जब फसल में की जाती है तो उसके पश्चात फसल पक जाता है, तो फसल जब सिंचाई के पश्चात जब फसल को काटा जाता है तो आखिर उसके लिए क्या व्यवस्था थी, तो उसके लिए यही था कि तांबे का उस समय हाशिए का प्रयोग होता था या पत्थर के बने हाशिए का प्रयोग ये लोग करते थे फसल को काटने के लिए। तो इसको भी बस याद रख लेना है कि हाँ इन औजारों का प्रयोग होता था फसल को काटने के लिए। तीसरी अब अंतिम जो है इसका पॉइंट कि आखिर फसल को काट लिए सारा चीज़, उसके लिए जो भी आज भी आप देखते हैं कि उसको आज भी लोग फसल को साफ करके उसको एकत्रित करके एक जगह पे रखते हैं, तो उस दौर में भी रखने के लिए अन्नागार होता था या कुठार बोला जाता था उसको, कि उसी अन्नागार में उन फसलों को रखा जाता था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सभी क्षेत्र से अन्नागार के पर्याप्त मतलब प्रमाण मिले हैं। तो इससे स्पष्ट है कि कृषि में अन्नागार का भी बहुत बड़ा महत्व रहा होगा, उसका प्रयोग करते होंगे वो लोग फसलों को रखने के लिए। अब आ जाइए, ये जो आर्थिक स्थिति में कृषि की व्यवस्था थी इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। कृषि के बाद इसमें जो है मेन चीज हो जाता है वो है पशुपालन। पशुपालन भी इसका एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा होगा, क्योंकि देखिए कृषि के बाद यहाँ के लोगों की निर्भरता जो है वो पशुपालन पे ही रही होगी, तो पशुपालन इसका एक अहम हिस्सा था। तो पशुपालन में आप देखिएगा कौन कौन से पशु पाले जाते थे। तो पशुपालन सबसे पहले तो हम लोग देखें कि आखिर कौन कौन से पशु पाले जाते थे। तो इस दौर में देखिए कुब्बड़ वाले सांड का मिला है, बाघ है, हाथी है। अब देखिए घोड़े में विवाद है, लेकिन घोड़े का भी एक दो जगह से प्रमाण मिल ही गया है, तो घोड़े का भी आप मान लीजिए या उसको छोड़ दें अभी। तो ये हो गया बाघ, हाथी, कुत्ता है, बकरी है, भेड़ है, भैंस है, ये सभी पशुओं के प्रमाण मिले हैं। और बहुत से मृण मूर्ति भी मिले हैं जो कि पशुओं के आकार के होते थे, उसका प्रयोग बच्चे खेलने के लिए बनाया जाता होगा। आज भी लोग, गांव के लोग खेलने के लिए बच्चों को वही ये आप देखिए मिट्टी की मूर्ति, या फिर अभी जो आप देखते हैं प्लास्टिक की खिलौना वगैरह जो भी है, उस दौर में भी उसी तरह का था। वो प्लास्टिक का वहाँ नहीं था, बल्कि वो मिट्टी के लोग बनाते थे और उसको खेलते थे। इससे स्पष्ट है कि उस दौर में भी ये पशु रहे होंगे। गाय का देखिए प्रमाण विवादास्पद है कि गाय का मिला है या नहीं मिला है, इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है कि आखिर मिला है कि नहीं। और फिर कहाँ से कुछ पशुओं के जो फैक्ट है उसको देख लीजिए। तो एक देखिए पशुपतिनाथ की मुहर एक मिली है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ये मोहनजोदड़ो से यहाँ से मुहर मिला है। ये मुहर है पशुपतिनाथ, इसलिए इसमें बोला जाता है। एक योगासन की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसके अगल बगल में आप देखिएगा बकरी है, मतलब बकरी, बाघ, हाथी, उसके बाद हाथी के बाद है हिरण है, चील है, ये सभी के प्रमाण उस सील पे है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस दौर में ये सभी पशुओं का पालन किया जाता होगा, ये पशु पाले जाते होंगे। कुब्बड़ वाले सांड के तो बहुत से मृण मूर्तियां मिली है, या सील पे भी उसके प्रमाण मिले हैं। तो कुब्बड़ वाले सांड भी इस दौर के प्रमुख ये थे पशुपालन के रूप में, उनका पशुओं का उसका भी पालन किया जाता होगा। गाय का एक विवादित गाय की मूर्ति लोथल से मिला है, विवादित है। इस पे इतिहासकारों में मत एक नहीं है कि ये गाय का ही है, कुछ का मानना है, कुछ का नहीं मानना है, तो इसीलिए ये विवादित है। लेकिन इसको याद रखिए कि गाय की मूर्ति है कहाँ से, तो लोथल से। अब देखिए कुछ घोड़े का भी जो है यहाँ पे मिला है। तो घोड़े की हड्डी, सुतका गेंडोर से मिला है। पाकिस्तान प्रांत में है, इसको आप जानते भी होंगे सुतका गेंडोर, या फिर बताएंगे हम आगे। तो वहां से घोड़े की हड्डी, अब घोड़े के दांत, जबड़े, घोड़े के जबड़े, राणा घुंडई से इसके घोड़े के जबड़े। तो घोड़े के बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस दौर में था या नहीं था, लेकिन ये प्रमाण मिले हैं। तो इससे
एक अनुमान लगाया जा सकता है कि घोड़े होंगे, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इतिहासकार में भी इसके ऊपर एक मत नहीं है। उसके बाद आ जाइए, आमरी से लिख लें आप, आमरी से राइनो की हड्डी का प्रमाण मिला है, आमरी से। तो इसको भी याद रखिएगा कि आमरी से राइनो की हड्डी का प्रमाण मिला है। तो ये पशुपालन में मुख्यतः जो हम बताएं कि ये सारी पशुओं का पालन किया जाता था इस दौर में। सांप ऊप में भी कुछ, नाग के भी, ये सारे चीज़ थे जिसका पालन होता था या इस दौर में था। और उसके कुछ महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं और जहाँ से प्रमाण मिले उसमें हम लोग को जो देखना था फैक्ट वो यही है। बाकी जो उस दौर में था पशुओं का पालन होता था। ये पशुओं का पालन में जो हम बताया आपको, बाघ है, हिरन है, गेंडा है, भैंस है, बकरी है, उसके बाद राइनो है, ऊँट की हड्डी का प्रमाण भी मिला है। ऊँट की हड्डी, ये आप याद रखें, ऊँट की हड्डी का प्रमाण कालीबंगा, कालीबंगा से ऊँट की हड्डी का प्रमाण मिला है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं ये स्पष्ट कर देते हैं कि इस दौर में पशुपालन था, होता था। और ये कृषि के बाद हमको मतलब इतिहासकारों का मानना है कि ये महत्वपूर्ण था कि इसी पे लोगों की निर्भरता ज़्यादा थी आर्थिक स्थिति में आप देखें तो। अब आइए, इसमें आखिर उद्योग धंधे भी कुछ थे, और कौन कौन से थे उस पर भी हम लोग देख लें। तो सबसे पहले इसमें जो है उद्योग धंधों में आप चर्चा जो करें उसमें है, इस दौर में मृदभांड उद्योग था। तो सबसे पहले मृदभांड उद्योग, आपको आर्थिक स्थिति में उद्योग पे भी चर्चा करना होगा और करें भी आप। तो उद्योग में आप लिखें मृदभांड उद्योग। उद्योग का एक पॉइंट बना के ही उसको ध्यान में रखिए। तो मृदभांड उद्योग, तो इसमें मृदभांड जो है हड़प्पा की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है इस दौर की कि मृदभांडों का प्रयोग ये लोग करते थे। और उसमें मृदभांड चाक निर्मित और हस्त निर्मित दोनों ही था। चाक पे भी इसको बनाया जाता था। इसमें जो लेप किया जाता था वो लाल रंग का और काले रंग की इसमें ऊपर से पेंट किया वो रहता था। तो ये सारी मृदभांड की व्यवस्थाएं थी और उस पर विभिन्न तरह के रंग भी किए जाते थे। तो मृदभांड उद्योग इस समय फला फूला था और बृहद पैमाने पे ये उस समय था और इसका प्रयोग होता था। तो टेरिकोटा का भी उद्योग था। टेरिकोटा मतलब मिट्टी का, जो पकी हुई मिट्टी के प्रयोग से जो भी आकृति या खिलौने बनाए जाते थे, इन सभी चीज़ों का, या साज सज्जा के भी कुछ चीज़ें बनाई जाती थी। जैसे कि लोग मनके का बना हुआ ये पहनते थे, क्या गले में हार पहनते थे। ये सारे प्रमाण उस दौर में मिले हैं। तो टेरिकोटा का भी उद्योग था। तो मृदभांड उद्योग में आपको बता दिए, चाक और हाथ से निर्मित दोनों, काले रंग की उस पर लेप की जाती थी, फिर लाल और काले रंग की लेप उस पर मृदभांडों पर होता था। और इसके जैसे कालीबंगा से भी मिला है मृदभांड, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, ये सारे साइट्स हैं जहाँ से मृदभांड के प्रमाण पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। और विभिन्न प्रकार के वो मृदभांड होते थे, कुछ जिसमें छिद्र भी होता था मृदभांड, उनका अलग उपयोग था, फिर पानी पीने के लिए अलग उपयोग था। तो ये सारे मृदभांड उस दौर के अलग अलग तरीके के बनाए जाते थे। और फिर अब आ जाइए, इसमें है कि टेरिकोटा का भी, जो हम बोले कि आपको पक्की मिट्टी का जो प्रमाण, उससे भी कुछ आकृति बनाकर वो लोग उसका भी उद्योग बड़ा ही फला फूला था उस दौर में। उसे पत्थर उद्योग भी था। पत्थर के भी बहुत सी मूर्ति मिली है, जहाँ से जैसे कि आगे फ्रेंच कट दाढ़ी का जो है मानव का प्रमाण जो मिला है वो लोथल से मिला है, जो पत्थर की मूर्ति है, तो वह भी मिला है। उसके बाद इसके अलावा पत्थर की एक विशिष्ट जो है धोलावीरा से मिला है पत्थर उद्योग में। आप देखिएगा कि एक स्तंभ है जो कि पॉलिश किया हुआ मिला है, जो कि विशिष्ट है। आप मौर्यन एम्पायर के पहले अगर देखिए तो एकमात्र स्थल है मौर्य काल से पहले, मौर्य साम्राज्य से पहले, तो वो यही है, धोलावीरा है, जहाँ से पॉलिश किया हुआ। बाकी तो अशोक के दौर में आप देखिए पॉलिश किया हुआ पत्थर के बहुत से आपको अभिलेख जो भी हैं, या फिर जो भी उसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता था, उसमें एक ही मात्र अपवाद जो है वो हड़प्पा में धोलावीरा है, जहाँ से वो प्रमाण मिला है जो विशिष्ट है।
तो जो इसमें मेन है, देखिए मृदभांड के बारे में हम आपको समझा दिए, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, कंसेप्ट समझ लिए। दूसरा है पत्थर उद्योग। तो इसमें जो मेन है धोलावीरा से पॉलिश किए गए पत्थर का प्रमाण। आप देखिए पॉलिश किए हुए पत्थर का प्रमाण मात्र इकलौता ये धोलावीरा स्थल है जो स्तंभ आप बोल सकते हैं, पत्थर पर स्तंभ रूपी पत्थर का प्रमाण ये जो है धोलावीरा से मिला है। और मौर्य के मतलब मौर्य पीरियड में ही, उसके बाद ही इसका बृहद तौर पर प्रयोग होता था और होने लगा। और धोलावीरा एकमात्र हड़प्पाई स्थल है जहाँ से ये पॉलिश किया हुआ पत्थर का प्रमाण मिला है। तो पत्थर, इससे स्पष्ट है कि पत्थर उद्योग भी उस समय फला फूला होगा। लोथल से भी आप लिख लें कि लोथल से भी फ्रेंच कट दाढ़ी का प्रमाण जो मिला है वह भी पत्थर का मूर्ति पर ही है बना हुआ, पत्थर पे ही बना है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावे इस दौर में जो है एक नई चीज जो व्यवस्थाएं उभर के आई वो है कांस्य। कांस्य का निर्माण भारत में पहली बार होने लगा। तो इस दौर में क्या है कि कांस्य का प्रयोग लोग करने लगे। Cu+Sm जैसे तांबा प्लस टीन, इन दोनों को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया जाने लगा और उसके भी बहुत से औजार इस दौर के मिले हैं। तो इसीलिए कांसे का सबसे पहले भारतीय क्षेत्र में आपसे पूछे कि कहाँ पे यूज होना शुरू हुआ, यानी कांसे का प्रयोग भारतीय क्षेत्र में किस दौर में शुरू हुआ, तो वो हड़प्पाई दौर में ही हुआ। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। तो आप इसमें नोट करके लिखें, यानी कांसे के प्रयोग की वजह से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आप इसे भी नोट करके लिख लीजिए, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि इसी दौर में पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में कांसे का प्रयोग आरंभ हुआ। तो चलिए ये हो गया कांस्य उद्योग। अब तांबा उद्योग में भी आप देखिएगा, तांबे से भी बहुत से इस दौर के मूर्ति है, तांबे का बहुत सा ये मुहर भी मिला है। तो ये सारे उद्योग मतलब भली भांति फली फूली थी। और कांसे, तांबे और उसके बाद सोने का आभूषण, टीन का, सोने का, चांदी का आभूषण, ये सारे चीज बनाए जाते थे। तो आभूषण उद्योग भी उस समय फला फूला था और वो सब जगह से लगभग सभी जगह से उसके प्रमाण मिले हुए हैं। तो आ जाइए अब इसमें जो है मनका, अब एक उद्योग था मनका उद्योग। तो वो चंद्रहुदड़ो और लोथल, इसका जो मेन जगह था मनका उद्योग। तो इसके प्रमुख स्थल थे चंद्रहुदड़ो एंड लोथल। तो मनके की बनी माला या और भी बहुत से इससे मनके का बनाया जाता था और भी अन्य चीजें भी बनाई जाती थी इस दौर में। तो ये मनका उद्योग जो है वह चंद्रहुदड़ो और लोथल, यही आपको याद रखना है कि मनका उद्योग जो था वो कहाँ पे फेमस था। तो चंद्रहुदड़ो और लोथल में ये मतलब इसके बनाने के कारखाने थे। तो ये याद आपको रखना है। फिर एक और भी है, चंद्रहुदड़ो तथा बालाकोट संघ उद्योग का प्रमुख केंद्र था। बालाकोट तथा चंद्रहुदड़ो शंख उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था और यहीं से शंख की बनी चूड़ियाँ बनाई जाती थी। वो ये महत्वपूर्ण केंद्र होने के साथ साथ शंख की चूड़ियाँ यहीं से बनाई जाती थी। और आपको पता है कि चूड़ी उद्योग भी इस दौर का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग रहा है, क्योंकि
कालीबंगा जो है महत्वपूर्ण स्थल था जहाँ पे चूड़ी का निर्माण किया जाता था। जैसे मिट्टी की चूड़ी होती थी, शंख की चूड़ियाँ तो यहीं से होती थी। तो ये सारी चूड़ियाँ बनाई जाती थी इस दौर में। चूड़ी उद्योग का भी एक तो कालीबंगा का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ी। तो कालीबंगा, तो यहाँ लिख दें चूड़ी उद्योग। कालीबंगा, और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। चूड़ी, कालीबंगा जो है महत्वपूर्ण स्थल था जो चूड़ी उद्योग के लिए, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और अब आ जाता है कि मेनली इसमें कपड़ा उद्योग को भी आपको याद रखना होगा, वस्त्र उद्योग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वस्त्र उद्योग आज भी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और उस दौर में भी महत्वपूर्ण था। तो वस्त्र उस दौर में कौन कौन से पहने जाते थे, कौन कौन से चीज़ के, तो सूती वस्त्र, और उस दौर का देखिएगा आप, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का लोग ज़्यादा प्रयोग करते थे। तो सूती वस्त्र का जो प्रयोग होता था वो वस्त्र उद्योग में आप लिखें कि कहाँ कहाँ से सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग के कहाँ से प्रमाण मिले, तो मोहनजोदड़ो से नंबर 1। सूती कपड़ा, फिर आप आलमगीरपुर से भी सूती कपड़ा का प्रमाण मिला है, हड़प्पा से भी सूती कपड़ा का प्रमाण मिला है, उसके बाद कालीबंगा से भी मिला है, लोथल के एक मुहर पर सूती कपड़े का छाप, लोथल के एक मुहर पर मिला है। तो ये महत्वपूर्ण साइट्स हैं जहाँ से सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इस दौर में सूती वस्त्र उद्योग भी रहा होगा। तो मेनली जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी इसमें हम लोग बात कर लिए उसमें। और अब आ जाइए इसमें माप तोल की व्यवस्था, जो आर्थिक स्थिति है इसकी, उसमें माप तोल की व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो माप तोल में आप देखें तो इसमें जो हड़प्पावासी 16 के गुणज का प्रयोग करते थे, यानी 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके वो जो अंक है उसका प्रयोग होता था। तो माप तोल में भी कुछ प्रमाण है, उसको हम लोग देख लें। माप तोल, तो 16 के गुणज का प्रयोग, माप तोल में 16 के गुणज का प्रयोग। एग्जाम्पल आप लिखें 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके इसका प्रयोग ये लोग माप तोल में करते थे। तो ये हो गया। दूसरा, ये लोग स्केल का भी कहीं कहीं से प्रयोग का प्रमाण मिला है, जैसे तराजू, बटखरे, इन सभी चीज़ों का भी प्रयोग होता था इस दौर में, तो उसका भी प्रमाण मिला है। जैसे स्केल में पहले हम लोग लिखें लोथल से हाथी दांत का स्केल, हाथी के दांत का स्केल मिला है। हड़प्पा से कांसा, और तांबा, कांसा और तांबा का स्केल हड़प्पा में। उसके बाद मोहनजोदड़ो से शंख का स्केल, इसके प्रमाण यहाँ से मिले हैं। और इस दौर में बाट बटखरे का भी प्रयोग होता था माप तोल के लिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं कि कहाँ कहाँ से मिले हैं। इन सभी चीज़ों के बाद हम लोग मेन जो इस दौर की और भी 1-2 चीज़ें हैं, मोहर भी इस दौर की एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और जो उद्योग के रूप में थी। तो मोहर उद्योग, जिसमें मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से सर्वाधिक मोहर यहीं से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। तो प्रमुख केंद्र में मोहर उद्योग में आप देखिएगा
तो मोहनजोदड़ो को याद रखना है और बाकी आपको याद रखना है कि कहाँ से क्या क्या किस प्रकार के मुहर मिले हैं, वो आपको, यानी तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। विदेशी व्यापार जो होता था उस दौर का, इस दौर का, उस पर हम लोग जब चर्चा करेंगे तब वहाँ पे मुहर की चर्चा करेंगे। लेकिन मोहनजोदड़ो इसका प्रमुख केंद्र था मुहर उद्योग का, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो है अब इसमें एक व्यापार, इस दौर का आंतरिक और बाह्य व्यापार और किन किन चीज़ों का व्यापार व्यवसाय होता था, इसकी आर्थिक स्थिति में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो यानी आर्थिक स्थिति का इस पे 2 वीडियो बनेगा। पहला ये वीडियो था और मुझे आशा है कि आपको समझ में भी आएगा ये, और अगला जो वीडियो होगा आर्थिक स्थिति का, उसमें हड़प्पा कालीन जितनी भी आर्थिक व्यवस्थाएं थी वो सारी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम लोग नए टॉपिक से फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका।